Hello everyone. In this class, we will be starting with section number 28. Section 28 क्या बोलता है? For example, E and F के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जहां पे F ने घर खरीदा है E से। घर की वैल्यू थी 2 करोड़। ओके, अब इन 2 करोड़ में से F ने सिर्फ 50 लाख रुपए ही दिए हैं अभी। 50 लाख रुपीज ही दिए हैं एंड एफ को पोजीशन में मिल गई घर की। ओके, अब ये तय हुआ था कि बाकी के जो 1.5 करोड़ रुपए हैं 1.5 करोड़ रुपीस वो 1 महीने के अंदर अंदर एफ दे देगा। बट 1 महीना हो जाता है, 2 महीने बीत जाते हैं, उसके बाद भी एफ नहीं दे रहा है पैसे। यहाँ पे कोर्ट जो है वो एप्लीकेशन डाल सकता है या सूट फाइल कर सकता है कोर्ट में कि एफ को बोला जाए कि बाकी के जो पैसे हैं वो वापस करे मुझे। ओके, अगर एफ बाकी के पैसे वापस नहीं करता है तब ये पूरे का पूरा कॉन्ट्रैक्ट वो रिसाइन करवा सकता है। ई जो है पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करवा सकता है एंड जो 50 लाख रुपए एफ ने ऑलरेडी पे कर दिए हैं ई को, ये वापस करने पड़ेंगे ई को। ओके, एंड जो 2-3 महीने रहा है एफ घर में, उसका रेंट भी उसको देना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि फ्री फोकट में वो रह चुका है उसका वो रेंट पे नहीं करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। You will have to pay the rent for that 2-3 months एंड उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिसाइंड हो जाएगा। इसका क्लॉज 3 जो है वो ये बोलता है कि अगर पार्टी का बीच में मन बदल जाता है तो लाइक सपोज यही सेम चीज है, ई एंड एफ वाला केस है। यहाँ पे एफ ने अगर सपोज बाकी के 1.5 करोड़ रुपए भी दे दिए, बचे हुए अमाउंट भी उसने दे दिए, तो यहाँ पे एफ प्रे कर सकता है कोर्ट को कि मेरे को घर के प्रॉपर जो रजिस्ट्री पेपर्स हैं वो मिले। क्लॉज 3 यही बोलता है दैट नाउ ही कैन एक्चुअली आस्क द कोर्ट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रॉपर कन्वेयंस और लीज बाय द वेंडर और लेसर। तो घर के रजिस्ट्री के पेपर के लिए वो मांग कर सकता है। डिलीवरी ऑफ पोजेशन और पार्टीशन एंड सेपरेट पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी on the execution of such conveyance or lease. Okay, तो पोजेशन वगैरह के लिए पार्टीशन करवाना है, उसको कुछ भी करवाना है, इसके लिए वो एप्लीकेशन कोर्ट में डाल सकता है। इन सब कामों के लिए सेपरेट सूट फाइल नहीं होगा, इसी सूट के अंदर ये सब काम हो जाएंगे। तो प्रॉपर्टी के पेपर भी उसको ही मिल जाएंगे, पोजेशन भी मिल जाएगी एंड जो बाकी काम उसको कराने हैं घर के वो भी वो इसी सूट के अंडर करवा सकता है। सेपरेट सूट वो फाइल नहीं करेगा। तो यही चीज हमारा सेक्शन नंबर 28 बोलता है। नाउ वी विल कम टू सेक्शन नंबर 29। ये एक सिंपल सी बात बोलता है कि अगर एक सूट है उसमें अगर ए ने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगी है, ओके, ए ने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगी है एक कॉन्ट्रैक्ट की, वो इस सूट में ये भी बोल सकता है कि अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी मेरे को इस कॉन्ट्रैक्ट की, देन आप इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करवा दीजिए। तो वो दोनों ऑल्टरनेट प्लीडिंग्स कर सकता है। वो ये बोल सकता है कि या तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा दो, अगर नहीं करा पाओगे तो आप कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन ही करवा दो, खत्म करवा दो। तो ये चीज वो बोल सकता है। तो ये सिंपल सा सेक्शन नंबर 29 यही बोलता है। अब हम आते हैं इसके सेक्शन नंबर 30 पे, इसको हम रीड करते हैं। ये बोलते हैं ऑन ए जजिंग द रिसेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट द कोर्ट में रिक्वायर द पार्टी टू whom such relief is granted to restore so far as may be any benefit which he may have received from the other party and to make compensation to him which justice may require। तो सिंपल सी बात ये बोलते हैं कि हमने ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस किया हुआ है कि अगर वही वाला एग्जांपल जो हमने पहले लिया था जहां पे ए ने बी को 15 लाख रुपए दिए थे और उसके बेसिस पे उसने घर की पोजीशन ले ली। ओके, अब बाकी के पैसे वापस नहीं कर रहा है तो क्या होगा, बी कोर्ट में आएगा और बोलेगा कि इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करा दीजिए। उसके बाद क्या होगा, जो 15 लाख रुपए हैं जो ऑलरेडी बी के पास हैं
वो वापस करने पड़ेंगे उसको ए को। तो वो ये नहीं कर सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट भी रिसाइन करवा दे एंड जो भी बेनिफिट उसको ऑलरेडी मिला हुआ है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो भी रख ले, ये नहीं होगा। उसको बेनिफिट जो उसको ऑलरेडी मिला हुआ है वो वापस करना पड़ेगा। ओके, यही चीज हमारा सेक्शन 30 बोलता है। नाउ वी विल कम टूवर्ड्स सेक्शन नंबर 31 और यहां से हमारा चैप्टर 5 स्टार्ट हो जाता है, जो कि बात करते हैं कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। अब कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो इसकी कोई सच नीड नहीं होती है, ये जस्ट एक प्रिकॉशनरी मेजर है जो पार्टीज करवा लेती हैं आफ्टर रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसका यही मतलब है कि जब रिसेशन हो जाएगा तो कोर्ट एक स्टैंप लगा देगा, एक ठप्पा लगा देगा कि वो पूरा का पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हमने रिसाइन कर दिया है, अब उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। बस सेक्शन 31 में जो भी हम पढ़ेंगे कैंसिलेशन में, उसका यही पर्पस है कि कोर्ट का ठप्पा लग जाए कि हाँ दिस कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन कैंसल्ड, अब इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, तो कोई फ्रॉड ना हो आगे जाके उस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे, इसलिए ठप्पा लगवा सकते हो आप। तो यही चीज कैंसिलेशन बोलते हैं। इसका नेट इफेक्ट यही है कि रिसेशन जो ऑलरेडी हो चुकी है वो एक तरह से उसको एक और लीगल वैलिडिटी आप एक्स्ट्रा करवा सकते हो। इट्स जस्ट अ प्रिकॉशनरी मेजर, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप कैंसिलेशन करवाओ ही करवाओ। ओके, अब हम इसका सेक्शन नंबर 31 पढ़ते हैं। ये बोलते हैं एनी पर्सन अगेंस्ट whom a written instrument is void or voidable and who has reasonable apprehension that such instrument is left outstanding may cause him serious injury may sue to have it adjudged void or voidable and the court may in its discretion so adjudge it and order it to be delivered up and cancelled। तो मतलब एक void या voidable contract है, वो आपको डर लग रहा है कि आगे जाके मेरे खिलाफ यूज हो सकता है, तो आप जा सकते हो कोर्ट में और कोर्ट को बोल सकते हो कि इस पे आप कैंसिलेशन का ठप्पा लगा दो। ओके, हमने ऑलरेडी आपको मैंने ये चीज बता चुका हूँ कि रिसेशन के बाद जब होगी प्रॉपर रिसेशन, हमने ऊपर के सेक्शन से पढ़े, जब रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा उसके बाद भी ठप्पा आप लगवा सकते हो। अब हम आते हैं इसके क्लॉज 2 के ऊपर। इसका क्लॉज 2 ये बोलता है कि जब एक डॉक्यूमेंट या इंस्ट्रूमेंट कैंसिल हो जाता है उसके बाद अगर वो इंस्ट्रूमेंट को रजिस्टर भी करवा चुके हो तो जो रजिस्ट्रार है उसके पास कोर्ट डिक्री की कॉपी भेजेगी कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है हमने कैंसिल कर दिया है, तो जो रजिस्ट्रार है वो चीज नोट करेगा एंड उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर वो लिख देगा कि ये कैंसिल हो चुका है अब। ओके, तो ये सिर्फ उन इंस्ट्रूमेंट्स पे एप्लीकेबल है क्लॉज 2 जो कि रजिस्टर भी हो चुके हैं। अब हम आते हैं सेक्शन 32 के ऊपर। ये एक सिंपल सी बात बोलता है कि पूरे का पूरा कॉन्ट्रैक्ट भी आप कैंसिल करवा सकते हो और कॉन्ट्रैक्ट का कुछ हिस्सा वो भी आप कैंसिल करवा सकते हो। तो ये चीज हमारा सेक्शन 32 बोलता है बस। अब हम आते हैं इसके सेक्शन नंबर 33 के ऊपर। सेक्शन 33 इसका एक सिंपल सी बात बोलता है जो हमने रिसेशन में भी पढ़ी थी कि अगर सपोज ए बोलता है कि एक इंस्ट्रूमेंट है ये वॉइडेबल है और ये मेरे खिलाफ यूज हो सकता है, आप इस इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल कर दीजिए। ओके, तो कोर्ट उस इंस्ट्रूमेंट को सपोज कैंसिल कर देता है, उसके बाद उस इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे अगर ए ने कोई भी बेनिफिट उठाया है, कोई भी बेनिफिट लिया है, तो ए को जो है उस बेनिफिट को रिस्टोर करना पड़ेगा। सपोज बी के खिलाफ बी के साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, अब जो भी बेनिफिट ए ने लिया था उस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे वो उसको बी को वापस करना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज व्हाट सेक्शन नंबर 33 सेज। इसमें एक और चीज बोली गई है कि अगर बी ने भी कोई बेनिफिट लिए है, बी ने भी कोई इस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे कोई बेनिफिट लिए है, देन उसको उस बेनिफिट को वापस करना पड़ेगा ए को। तो बेसिकली नेट इफेक्ट इसका ये होगा कि पार्टीज जिस पोजीशन में पहले थी, कॉन्ट्रैक्ट से पहले जिस पोजीशन में थी पार्टीज, उसी पोजीशन पे वो रिस्टोर हो जाएगी। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 6 के ऊपर जो कि बात करते हैं डिक्लेरेटरी डिक्रीज के बारे में। अब इसका सेक्शन 34 हम पहले पढ़ेंगे एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। इसमें लिखा हुआ है एनी पर्सन entitled to any legal character or any right to any property may institute a suit against any person denying or interested to deny his title to such character or right, and the court may in its discretion make therein a declaration that he is so entitled and the plaintiff need not in such suit ask for any further relief। इसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ।
इसमें लिखा हुआ है एनी पर्सन एंटाइटल्ड टू एनी लीगल कैरेक्टर। सपोज इसका आपको एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एक पर्सन है, ये कोर्ट में सूट फाइल करता है कि कोर्ट आप ये चीज डिक्लेयर कर दीजिए कि बी ही मेरे फादर हैं, तो पेटर्निटी क्लेम के लिए वो डिक्लेरेटरी सूट फाइल कर सकता है। वो सिर्फ कोर्ट से यही मांग रहा है कि बस आप ये चीज डिक्लेयर कर दो कि बी इज माई फादर। एंड अगर कोर्ट ये चीज डिक्लेयर कर देती है, उसके बाद जो भी ऑब्लिगेशंस एक फादर की होती हैं टुवर्ड्स हिज चाइल्ड, मेंटेनेंस वगैरह, वो सब बी को देना पड़ेगा। ओके, तो यही फायदा एक डिक्लेरेटरी सूट का कि आप कोर्ट से कुछ भी वैलिड चीज डिक्लेयर करवा सकते हो। ओके, तो ये एग्जांपल हो गया लीगल कैरेक्टर का। इसमें ये भी लिखा हुआ है और राइट एज टू एनी प्रॉपर्टी, यानी कि अगर सपोज एक प्रॉपर्टी का मालिक है, ओके, लेकिन बी आके बोलता है अगले दिन कि यू आर नॉट द ओनर ऑफ दिस हाउस, तो ए क्या कर सकता है, वो कोर्ट में एक डिक्लेरेटरी सूट फाइल कर सकता है और कोर्ट को बोल सकता है कि प्लीज आप ये चीज डिक्लेयर कर दीजिए कि ये प्रॉपर्टी मेरी ही है। जैसे ही कोर्ट डिक्लेयर कर देगा, उसके बाद उसकी ओनरशिप उसमें पक्की हो जाएगी एंड जो है फिर बी डिनाई नहीं कर सकता उसके ओनरशिप को। तो ये चीज एक डिक्लेरेटरी सूट होता है जस्ट फॉर दिस पर्पस। लेकिन यहाँ पे अगर सपोज बी ने क्या किया है, ए को घर से बाहर निकाल दिया, उसने घर से बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे वो डिक्लेरेटरी सूट फाइल करेगा पहले तो कि हाँ सर मेरे को ये चीज पहले आप डिक्लेयर करिए कि प्रॉपर्टी मेरी है। लेकिन उसको अगर पोजेशन भी चाहिए प्रॉपर्टी का, तो उसको स्पेसिफिकली ये चीज क्लेम करनी पड़ेगी, उसको पोजेशन के लिए स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा। अगर वो पोजेशन नहीं मांगता है इस केस में, तो उसको डिक्लेरेटरी सूट का जो बेनिफिट है वो भी नहीं मिलेगा। कोर्ट ये चीज भी डिक्लेयर नहीं करेगा कि हाँ ये प्रॉपर्टी ए की ही है, कोर्ट ये तभी डिक्लेयर करेगा जब वो पोजेशन भी साथ में मांगेगा, बिकॉज इस सूट में उसको पोजेशन भी मांगनी चाहिए। यही चीज हमारा प्रोवाइजो बोलता है, प्रोवाइडेड दैट नो कोर्ट shall make any such declaration where the plaintiff being able to seek further relief than a mere declaration of title omits to do so। तो अगर वो फर्दर रिलीफ मांग सकता है और नहीं मांग रहा है, देन उसको डिक्लेरेशन सूट का जो बेनिफिट है वो भी नहीं मिलेगा। ओके, तो यही चीज जो है हमारा इसी एग्जांपल में हमें यही चीज पढ़ी है दैट ही विल हैव टू आस्क फॉर डिक्लेरेशन ऑफ ओनरशिप and secondly he will also have to ask for possession of the property। अब हम आते हैं इसके सेक्शन नंबर 35 के ऊपर। ये बोलता है a declaration made under this chapter is binding only upon the parties to the suit, persons claiming through them respectively, and where any of the parties are trustees on the persons for whom if in existence at the time of declaration such parties would be ट्रस्टीज। यानी कि जो डिक्लेरेशन का मेन इफेक्ट है वो ये है कि जो पार्टीज जो सूट है ना, ए एंड बी है, सपोज यहाँ पे जो डिक्लेरेशन कोड कर रही है सूट के अंदर, वो सिर्फ ए और बी के ऊपर ही एप्लीकेबल होगी। अब हम आते हैं इसके सेक्शन नंबर 35 के ऊपर। सेक्शन 35 इसका ये बोलता है कि फॉर एग्जाम्पल जो हमें सूट पड़ा था ना ए और बी के बीच में कि बी ने ए को घर से बाहर निकाल दिया है, ओके, अब इस सूट में अगर कोर्ट ये डिसीजन देता है कि प्रॉपर्टी भी एक ही है एंड एक को पोजीशन भी मिलनी चाहिए, ओके, ये डिसीजन आता है, तो उसकी जो वैलिडिटी है ना, जो उसकी एप्लीकेबिलिटी है, वो सिर्फ ए और बी के ऊपर होगी। तो ये डिग्री सिर्फ ए एंड बी के बीच में एप्लीकेबल होगी, कोई थर्ड पर्सन के बीच में डिग्री एप्लीकेबल नहीं होगी। तो कल को आके डी ई एफ कोई भी ए को दोबारा से घर से बाहर निकाल सकता है एंड फिर ए को दोबारा से सूट फाइल करना पड़ेगा डिक्लेरेशन और पोजेशन का, ओके, बिकॉज द अर्लियर डिग्री वाज ओनली वैलिड बिटवीन ए एंड बी। यही हमारा सेक्शन नंबर 35 बोलता है।